हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 में साइंस चैप्टर नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात पढ़ेंगे। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया। चित्र 8.1 में दिया गया है। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति आवर यानी घंटा 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 19 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे के पवन के वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है क्या हुई, नष्ट हुई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण सप्लाई को भी क्या किया, प्रभावित किया था। यहाँ पर चित्र 8.1 में उड़ीसा के समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। यहाँ पर आगे देखेंगे। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में करेंगे कि चक्रवात क्या है, कैसे बनते हैं और इसके जो विनाशकारी ये क्यों है हमारे लिए। इस अध्याय में ऐसे कुछ प्रश्न के उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमारे चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। 8.1 देखते हैं। वायु दाब डालती हैं। क्रियाकलाप 8.1 दिया गया यहाँ पर। जब किसी भी क्रियाकलाप में कुछ गर्म अथवा तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा कि यदि किसी सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए। इससे पानी के लगभग बर्तन जो है आपका क्या करना है, आधा भर लेना है उसमें, और डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर गर्म करना है जब तक कि जो पानी ना उबले। चित्र 8.2 में दिया गया है। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर आपको बंद कर देना है। गर्म डिब्बे की बंद सावधानी बरतें हैं। अब डिब्बे को सावधानीपूर्वक धातु के गहरे जो पात्र या अथवा तो वाल स्पेसिन में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? यहाँ चित्र 8.2 में देखें, गर्म पानी से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विकृत रूप में हो जाता है? यदि आपको टीन का डिब्बा ना मिल पाए तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक की बोतल लेना है, जिससे भी करना है गर्म पानी से भरना है और बोतल को खाली करके उसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब आपने कुछ अनुभव याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा? यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही हो जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं, क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? ठीक है, तो आप मतलब कोई भी आप साइकिल चला रहे हैं या नाव चला रहे हैं, ठीक है, तो आप विपरीत दिशा में उसकी हवा आएगी, पवन चलेगा तो क्या होगा, हमें साइकिल अथवा नौका चलाने में कठिनाई उत्पन्न होगी। आप जानते हैं कि साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए अपनी जो ट्यूब होती है उसमें क्या की जाती है, हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो क्या होता है, जो ट्यूब होती है टायर की वो फट जाती है और ट्यूब की जो भीतर की हवा होती है क्या होती है, वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। आगे देखेंगे। ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। ठीक है, तो ये सभी भी हमने जो भी देखा वो क्या है, उससे हमको मालूम पड़ता है कि जो वायु है क्या करती है, दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है।
आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विपरीत क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में क्या होती है, संघनित हो जाती है। क्या होती है, संघनित हो जाती है। फिर जिसके परिणाम जिससे क्या होता है, विपरीत वायु की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जब दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा क्या होता है, पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। अब 8.2 देखेंगे। 8.2 में देखिए, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। अब क्रियाकलाप 8.2, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्या है इसमें, कागज के एक टुकड़े को मोड़कर आपको क्या करना है, खाली बोतल के मुख के कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाना है। फिर खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद में को रख दीजिए। अब क्या करना है, आपको फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करना है। जैसा कि चित्र 8.3 में आपको इस प्रकार से दर्शाया गया है कि बोतल को फूंक मारना। अब देखेंगे आगे हम इस क्रियाकलाप को विभिन्न आमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने का कहिए। ठीक है, तो पहली और बुजुर्ग जानना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है। तो क्या है, जब आप कागज की गेंद को है फूंक मारोगे तो क्या है, उस पर भी जो बॉल है कागज पे, उस पर भी क्या है, जो हवा का क्या है, दाब लगेगा, और जिसके कारण वो जो है कागज की गेंद बोतल के अंदर प्रवेश कर देगी। अब देखिए क्रियाकलाप 8.3 दिया गया है। क्रियाकलाप 8.3 में यहाँ पे गुब्बारे को फुलाना, यहाँ पर चित्र में आपको दिया गया है, दो गुब्बारे के बीच में फूंक मारना। देखिए यहाँ पर लगभग समान आमाप के दो गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा सा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध लीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ में 8 से 10 सेंटीमीटर तक क्या करना है, आपको लटका देना है, जैसा कि चित्र 8.4 में हमने देखा। और दोनों गुब्बारे के बीच क्या करना है, के स्थान पर आपको फूंक मारना है। आपके विचार में क्या होना चाहिए, क्या आप देखते हैं। गुब्बारे के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। इसी तरह क्रियाकलाप 8.4 आपको इस दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना एक बार। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं तो वो एक दूसरे से आने के प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, यह तब भी संभव होगा जब गुब्बारे के बीच स्थान की वायु का दाब किसी तरह से कम हो जाए। तब गुब्बारे की जो दूसरी ओर जो बाहर का जो दाब है उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेंगे। उसी तरह से देखिए क्रियाकलाप 8.4 पढ़ेंगे हम, तो उसके बाद देखिए तो क्या होता है। क्रियाकलाप 8.4 को करने के बाद आपने देखा होगा कि जब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर जब फूंक मारते हैं तो क्या होता है, जो ऊपर की ओर वो उड़ जाता है। और पुनः ऐसा ही संभव होगा जब कागज़ में आप फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। ठीक है, दोनों क्रियाकलापों में क्या है, सेम सिचुएशन हो रही है। तो देखेंगे, हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से क्या होता है, जो वायु दाब है, ठीक है, पवन का वेग बढ़ने से क्या होगा, वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। जैसे जैसे पवन का वेग बढ़ेगा और उसका क्या होगा, जो वायु दाब है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र गति वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों के छत के ऊपर प्रवाहित होगी। यदि छत कमज़ोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगा। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उससे अपने मित्रों को बताएं। आइए अब हम ये समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, ये वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप ये जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो पवन है क्या है, सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। लेकिन प्रकृति में
विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे देखिए 8.3 गर्म किए गए जाने वाले वायु का प्रसार होता है। क्रियाकलाप 8.5 द्वारा हम इसे समझेंगे। एक कथन नली लीजिए। तो क्या करना है आपको, नली के मुख पर जो है, मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाना है। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक आपको गर्म जल डालना है उसमें। फिर उसके बाद क्या करना है, गुब्बारे लगी कथन नली को गर्म जल से आपको इस प्रकार रखना है कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। और जैसा कि चित्र 8.6 में आपको दिया गया है, 2 से 3 मिनट तक आपको यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है। कथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ डाल ठंडा जल लीजिए और कथन नली को पहले की भांति 2 से 3 मिनट तक ठंडे जल में रख देना है आपको। देखिए यहाँ पे चित्र 8.6 में आपको गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे का आकार, यहाँ पे देखेंगे आपको तीनों चित्र जो दिए गए हैं आपको, ठीक है। पहले चित्र में देखिए यहाँ पे कथन नली के मुख पर बंधा गुब्बारा और दूसरे में देखिए गर्म जल में डूबी हुई कथन नली, और देखिए फिर बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई कथन नली। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप करने के बाद इन सभी के प्रश्न के उत्तर देख लेना है और देखेंगे कि संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 में बहुत रोचक लगेगा कि इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का सहायता मिलेगी। अब देखेंगे क्रियाकलाप 8.6 में देखेंगे समान आपकी कागज़ की 2 खाली थैली लेनी है, अथवा तो आप कागज़ के 2 खाली कप भी ले सकते हैं। दोनों थैलों में को जो है धातु तथा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज़ की थैलियों अथवा कप का जो मुख है वो नीचे की ओर रहे। आपको सावधानी क्या ध्यान रखना है, सावधानियां में इसमें देखना है आपको कि जो जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़े, अथवा तो जो है ये ध्यान रखें कि उसकी जो लो है कागज़ की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। चित्र 8.7 में दिया गया है। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए के अनुसार जलती मोमबत्ती को रखे, देखिए क्या होता है। थैलियों का संतुलन जो है क्यों बिगड़ जाता है। यहाँ देखेंगे चित्र 8.7 में ऊपर उठाई हुई गर्म थैली, इस तरह से आपको क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की क्या ओर उठती है, जैसे कि मोमबत्ती की लो से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। देखिए आपने चित्र में देख चुके हैं कि जो है गर्म मोमबत्ती के जो लो के कारण क्या है, गर्मी होने से जो है वो वायु ऊपर की ओर उस थैली को ले जाती है। और क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। क्या आप अब ये समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने वाले वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरता है, ठीक है। तो जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह क्या होती है, हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, ठीक है। तो गर्म वायु क्या होती है, ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। यही कारण है कि जो धुआं होता है, आपने धुआं देखा होगा, तो धुआं क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। अब देखते हैं आगे। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र में वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि आपने अध्याय यानी चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पर 8.4 दिया गया है। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो देखिए यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियाँ आपको नीचे दी गई हैं। पहले देखिए क दिया गया यहाँ पे जो है भूमध्य और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभव भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म वायु से ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न जो पवन धाराएं हैं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र 8.8 में हमको दिखाया गया है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का जो प्रवाह है वो 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। यहाँ पर पहले कुछ बता रही है कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। यहाँ पर देखेंगे पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अब ख दिया गया यहाँ पे। ख में है जो थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था। ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है, जैसा चित्र 8.9 में दिया गया है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द यानी मौसम से हुई थी, जिसका अर्थ है ऋतु। यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर आपको चित्र 8.9 और 8.10 8.9 में आपको दिया गया थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थली के असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। यह मानसूनी पवन आपके अपने जो साथ हिंद महासागर से काफ़ी जल वाष्प लेकर आती है। और देखिए 8.10 में शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। यह शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। शीतकाल सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, तो अर्थात यह क्या है, जल से समुद्र की ओर बहती है। 8.10 में चित्र 8.10 में दर्शाया गया है। समुद्रों में आने वाली पवन अपने साथ क्या लाती है, जल वाष्प लाती है, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं, जल वाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश के किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोक गीत प्रचलित है। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको कविता दी गई है, आपको पढ़ लेना है। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं का नाम बता सकते हैं? अपने शिक्षक शिक्षिका और माता पिता से वर्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं या कारण का निवारण चर्चा कर सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ प्राकृतिक घटना ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं
जिनसे क्या होता है, कभी कभी आपदाएं आती हैं, इससे मनुष्य, जंतु और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न होता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे कि तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें। 8.5 में तड़ित झंझा और चक्रवात क्या है। तड़ित झंझा जो है भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण और उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की जो बूंदें हैं वो तीव्र वेग से क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। वायु की परस्पर क्रिया से बिजली क्या होती है, तड़ित जो है कौंधती है, इससे जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम तड़ित झंझा कहते हैं, तड़ित झंझावात कहेंगे। अब तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सावधानी रखनी अपने को रखनी चाहिए। ये सब जब परिस्थितियाँ उत्पन्न हो तो हमें क्या करना चाहिए, किसी वृक्ष के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए, अलग थलग हो जाना चाहिए, वन में नहीं जाना चाहिए, छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय ले, खुली जमीन पर न लेटें, धातु की टंडी वाले छाते का उपयोग नहीं करना चाहिए और खिड़की के निकट ना बैठें। खुले गैरेज, भंडारण, शेड, स्वातिक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। ठीक है, ये सभी सावधानी आपको रखनी है। अब देखिए तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। आप जानते हैं कि जल को द्रव्य से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव्य में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं? बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव्य रूप में परिवर्तित होती है और यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिसके वायु दाब कम होता है और फलस्वरूप जो तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की स्थिति को क्या कहते हैं, हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, क्या चक्रवात कहते हैं? वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक। यहाँ पे देखिए चक्रवात की संरचना आपको दी गई है। ठीक है, जो है चक्रवात का निर्माण किस तरह होता है, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु की तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। चित्र 8.11 में आपको पूरी तरह से दर्शाया गया है। ये बादल होते हैं, जो बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, उसके पवन का जो वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। चित्र 8.12 में दर्शाया गया। इस क्षेत्र के उच्च वेग का पवन जो है 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। चित्र 8.11 में इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर चित्र 8.11 में आपको जो है चक्रवात का निर्माण किस प्रकार होता है वह पूरा आपको डिटेल में चित्र द्वारा समझाया गया है। और चित्र 8.12 में आपको चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब आभार भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली द्वारा आपको दिया गया है। अब आगे देखेंगे 8.6 में चक्रवात द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन की समुद्र के तल जल को तटों की ओर धकेलती, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर
हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में जो निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उड़ जाता है। उड़ता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। चित्र 8.13 में आपको दर्शाया गया है। आगे ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थिर तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन की और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उच्चता को भी कम कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे चित्र 8.13 में चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती विशाल लहरें इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयानक बना देती है। यहाँ पर देखेंगे हम 8.14 चित्र 8.14 में आपको भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र जहां चक्रवात निर्मित होते हैं। चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना यहाँ पे दी गई है। देखिए, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं और फिलीपींस और जापान में यह टाइफून कहलाता है। ठीक है, तो चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, अब आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो है किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है। निम्न दाब के कारण फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेलने फेंक देती है। टॉर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों के द्वारा दिए गए विवरण आपको जानकारी के लिए प्रस्तुत हैं। डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से मैंने बादल को अपने ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोश के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लगा रहा था कि जैसे कि किसी ने शरीर में उनकी खाल उतार दी हो। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर या अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता। बचाव के लिए आपके घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। जैसा कि चित्र 8.15 में आपको इस तरह से आपको ये विधि दी गई है। टॉर्नेडो से सुरक्षा की एक विधि आपको बताई गई है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं, जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। टॉर्नेडो, हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। चित्र 8.16 में दर्शाया गया है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील, जबकि भारत पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। यहाँ पर देखेंगे चित्र 8.16 में किसी टॉर्नेडो का प्रतिबिंब नेशनल सीवियर स्टॉर्म लेबोरेटरी (NSSL)
आभार। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, नई दिल्ली। दिया गया है आपको चित्र। हमने पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग का माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरणों को वायु मापी कहते हैं। यहाँ पर चित्र 8.17 में पवन के वेग को मापने वाला एक वायु मापी दिया गया है इस प्रकार से। 8.7 देखिए, प्रभावी सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया गया है चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है। अब देखिए जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित होने वाली जो चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उनके द्वारा हमें क्या होता है, मौसम विभाग द्वारा हमें समाचार प्राप्त होते हैं, न्यूज़ प्राप्त होती है। और देखिए आगे, हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेना चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। तथा सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानियां हैं। ऐसे जल का पानी पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रह करें। गीले स्विच और खंभों से टूट कर गिरे बिजली के तार को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर न निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। 8.8 में देखेंगे, उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत ही बदल गई हैं। उपग्रहों और राडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही जो है चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। तब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में जो है संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठक चक्रवात से संबंधित आपदाओं को क्या करते हैं, मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। टोटल 9 प्रश्न हैं, आपको 9 प्रश्न के उत्तर आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।